हाय गाइस। तो क्या हाल चाल। आज हम लोग ये क्लास में चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। चैप्टर 5 नॉर्मली ऐसा चैप्टर सबको लगता है कि बहुत वास्ट है, जो कि है, सच में है। और चैप्टर 5 से क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन मेन बात पता है क्या है कि चैप्टर 5 ऐसा एक चैप्टर है ना, जो मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा है कि आपका प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आपका फर्स्ट टाइम है कि आप ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हो तभी उसका बात अलग है, बट आपका अगर फर्स्ट टाइम है और आपका पहले से उतना सिलेबस कंप्लीटेड नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि चैप्टर 5 ऐसा है कि आप एक बार के लिए स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो जनरली अगर देखा जाए तो 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 15 भी, वो अलग बात है। तो वो 15 नंबर के लिए आप बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि भाई अगर दूसरे चैप्टर्स में मैं ज्यादा फोकस करूँ, लेकिन मैं एक नोट्स बनाई। ठीक है। ये जो नोट्स है मैं इसमें बनाया हूँ, मेरे मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट इन द कैटेगरी है। ठीक है। 30 पेज के करीब नोट्स है। ठीक है, उसमें डिटेल्ड है। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा कि उसमें 100% पूरा का पूरा चैप्टर्स ये है, मतलब कवर्ड है। ऑब्वियसली पूरा का चैप्टर्स कवर नहीं है, लेकिन इतना चैप्टर, इतना मेरा पोर्शन कवर है कि आपको एग्जाम में दिक्कत आएगा नहीं। करीब करीब 90 to 95% कवर्ड है। लेकिन आप अगर यही ये भी पढ़ के जाओ ना, तब भी भाई उतना बड़ा चैप्टर है। ठीक है। आप उसमें से पहले तो 5-10 नंबर, 15 नंबर वो तो एक्सेप्शनल केस है, 5-10 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप इतना भी पढ़ के जाओ तब भी बहुत है। और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं एक सीरीज लाऊंगा। 2-3 वीडियो, 4 वीडियो, देखते हैं कितने वीडियोस होते हैं। उस हिसाब से मैं एक सीरीज लाऊंगा जिसमें पूरा का पूरा ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर रहेगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में क्या बोला गया है कि जो भी डेटर्स होंगे, मतलब अलग अलग आइटम्स हो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उसको हम लोग ऑडिट कैसे करेंगे, मेनली इसी के ऊपर है। ठीक है। जैसे कि पहले हम लोग एसेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एसेशन क्या है कि दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लिसिट और अदरवाइज दैट आर embodied, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है, एंड एज यूज्ड बाय द ऑडिटर सो एज टू कंसीडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट दैट मे अकर। ठीक है। अभी एसेशन दो चीजों के लेके है, एक है बैलेंस शीट, एक है इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में क्या है, कोविड कोविड मतलब कंप्लीशन, राइट्स और ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस और डिस्क्लोजर। और इनकम स्टेटमेंट में क्या है, ऑकरेंस, कंप्लीटनेस और मेजरमेंट। ऑकरेंस मतलब क्या, जो आप ट्रांजेक्शन दिखाए हो वो सच में हुआ है। जो और कंप्लीटनेस मतलब क्या, आप जो भी दिखाए हो वो सारा चीजों को लेके एक क्लबिंग है। ठीक है, वो सारी चीज उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। मेजरमेंट मतलब क्या, ऑब्वियसली वो जो भी अकाउंट्स में होना चाहिए था उसी अकाउंट्स में मेजर हुआ है। ठीक है, बस इतना ही है। राइट एंड ऑब्लिगेशन मतलब आप समझ ही पा रहे हो कि जो भी आप, जैसे अगर लाइबिलिटी हुआ तो ऑब्लिगेशन, कि रियल में वो ऑब्लिगेशन मेरा है या नहीं है, या फिर राइट्स है तो रियल में ये चीज का मेरा राइट है या नहीं। कंप्लीटेंस मतलब क्या, ऑब्वियसली सब चीजें इंक्लूडेड करके। वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन प्रॉपर हुआ है। एग्जिस्टेंस और डिस्क्लोजर। अभी मेन चीज स्टार्ट करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल अभी ट्रेड रिसीवेबल ऐसा चीज है जिसमें इंटरनल कंट्रोल को भी तो देखना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल हम लोग कैसे देखेंगे, इंटरनल कैसे देखेंगे कि भाई जो भी सेल हुआ है वो रियल में सेल हुआ है। फिक्टिशियस सेल नहीं है कि भाई फेक बिल हम जनरेट कर दिए कि ये सब, रियल में मेरा माल गया है इसलिए सेल हुआ। ठीक है। जो भी सेल हुआ है, देखो ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या कि क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल जो भी हुआ है वो अप्रूव कस्टमर को हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप क्रेडिट दे दे रहे हो, नॉर्मल बिजनेस में नहीं होता है। आप देख के क्रेडिट देते हो कि हाँ भाई ये दूसरा बंदा मुझे पैसा दे देगा। ऑल सेल्स आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जितना भी सेल हुआ है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है। डेटर्स आर कलेक्टेड ऑन टाइम। जो भी डेटर है वो ऑन टाइम कलेक्ट हुआ है। ठीक है। इन केस ऑफ डेटर
आर नॉट कलेक्टेड ऑन टाइम, तो उसको रिमाइंडर या फिर लीगल नोटिस भी, अगर अगर बहुत ज्यादा टाइम हो गया आपका पैसा नहीं दे रही है, बहुत बार आप बोल चुके हो कि भाई मेरा पैसा दो पैसा दो, लेकिन आप नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली आप तो नोटिस भेजोगे, आप लीगली एक्शन लोगे, ठीक है। और जितना भी पैसा बाकी है वो रेगुलरली रिव्यू किया गया है कि किसके पास कितना पैसा बाकी है, वो कभी देने वाला है, ये सब। तो रुको, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए हम लोग क्या क्या देखेंगे? सेल एकदम बोनाफाइड है, अप्रूव कस्टमर को सेल हुआ है, रेगुलरली रिव्यू हो रहा है, फिर ऐसा रह सकता है कि जो भी मतलब उधर फिक्टिशियस सेल्स नहीं है, रियल सेल हुआ है। फिर अगर पैसा नहीं दे रहा है तो आप उसको रिमाइंडर भेजो, अगर रिमाइंडर से भी नहीं हो रहा है तो आपको नोटिस या फिर कोई लीगल एक्शन अगर रिक्वायर्ड है तो आप लो, ठीक है। एग्जिस्टेंस, लॉजिकली सोचना, ठीक है। फाइनेंशियल आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, ठीक है। लॉजिकली अगर सोचोगे तो ट्रेड रिसीवेबल का एग्जिस्टेंस मतलब क्या है, वो रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो आप कैसे देखोगे? लॉजिकल बात, वो आप कैसे देखो, वो देखोगे कि अगर सोचो आपका मैं क्रेडिटर हूँ, ठीक है, डेटर हूँ, तो एक ऑडिटर डायरेक्ट मुझसे बात कर ही सकता है कि आपका कितना पैसा बाकी है, आप मुझे बोलो, ठीक है। कुछ पॉजिटिव कंफर्मेशन नेगेटिव कंफर्मेशन के बारे में अगर आप याद रहोगे तो ऑब्वियसली मतलब आपको याद आएगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसे 505, ठीक है। तो ये कि डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लो डेटर से, फिर एक एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करो कि आप एक ट्रेंड देखो कि भाई पिछले साल अगर मेरा डेटस 2% था या फिर 10% था, तो इस साल भी 10, 12, 8 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आप बोलो कि इस बार डेटस डायरेक्ट 20%, 30% हो गया, तो obviously सबका वो आएगा कि अरे भाई इतना जल्दी कैसे, इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डेटस बढ़ नहीं सकता, बट कैसे बढ़ सकता है, मेरे को उसका प्रूफ तो दो कि हाँ मेरा सच में डिटेल्स भरा है, कि इस बार मेरा पूरे साल में उतना ज्यादा कैश का लेन देन नहीं हुआ, कुछ भी हुआ था, ठीक है। इंस्टेड दैट वन इनवॉइस, एक इनवॉइस 2 बार रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। कि भाई 2 बार रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो ओवर स्टेटेड हो जाएगा ना, जितना सेल हुआ है उससे ज्यादा आप दिखा दे रहे हो कि हाँ भाई मेरा इतना सेल हुआ। एजिंग रिपोर्ट बनाओ, एजिंग रिपोर्ट आपका डिस्क्लोजर में आएगा, वो तभी आप देख लेना। Check whether realization is made invoice-wise or not. If not, check amount. If not, check amount is adjusted chronologically. Invoice मतलब क्या बोला गया है कि पहले तो आप देखो कि इनवॉइस वाइज वो पैसा लिया गया है कि नहीं, और अगर ऐसा है कि भाई नहीं इनवॉइस वाइज नहीं लिया गया है, तो आप ऐसा करो कि फीफो मेथड पे आओ कि भाई फर्स्ट में जो आप सर्विस दिए या फिर प्रोडक्ट दिए उसके पैसा आप पहले ले रहे हो, या फिर जो पैसा है उस पे पहले एडजस्ट करो, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि अगर पहले का बहुत दिन से बाकी हो तभी वो भी एक दिक्कत है ना, इसी हिसाब से। इफ द डेटर इज लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग आस्क फॉर रीजन एंड जस्टिफिकेशन, अगर डेटर बहुत दिन से आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो उससे जस्टिफिकेशन लो कि भाई इतना ज्यादा टाइम से आप छोड़ के कैसे रखे हो, ठीक है। आप छोड़ के रख सकते हो लेकिन उसका कारण तो होगा प्रॉपर। और क्रेडिट मेमोस मतलब जो आप क्रेडिट सेल किए हो, तो उसका इनवॉइसेस, उसका मेमोस देख लो कि हाँ भाई प्रॉपरली ऑथोराइज्ड है, प्रॉपर सिग्नेचर है और करेक्ट पीरियड पे है, ठीक है। कंप्लीटनेस मतलब कट ऑफ प्रोसीजर, कि मतलब अगर इस करंट ईयर में मेरा इनवॉइस जनरेट हुआ तो डेटा भी मेरा इसी करंट पीरियड का होगा, अगर पिछले पीरियड में मेरा इनवॉइस जनरेट होगा तो मेरा डेटा भी पिछले पीरियड का होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली टेस्ट चेक कर लो इनवॉइस को और लेजर से मैच कर लो कि भाई सैंपल बेसिस पे आप इनवॉइस उठाए और उसको लेजर से मैच कर दिए कि भाई जो इनवॉइसेस मेरा सेल दिखा रहे हैं हम, उतना ही एज सच सेल लेजर में भी पोस्टेड है, ठीक है, जैसे कि वाउचिंग हो गया। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में क्या कि डेटर्स का जो वैल्यूएशन है, बैड डेज का फिर वो भी वैल्यूएशन है, तो उसका वैल्यूएशन एग्जामिन करो कि जो भी मैनेजमेंट वैल्यूएशन लगाए वो प्रॉपर है क्या नहीं।
ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ डेटर्स अंडर लिटिगेशन। जो भी डेटर है अंडर लिटिगेशन, सबका लिस्ट ऑब्टेन करो, ठीक है। आइडेंटिफाई द डाउटफुल डेट्स। जो भी डाउटफुल डेट्स है उसका आइडेंटिफाई करो, उसका प्रोविजन प्रॉपरली मेड है कि नहीं वो भी देखो। हाँ, अगर प्रॉपरली प्रोविजन बना हुआ है तो उसका रेट देख लो कि रेट रीजनेबल है कि नहीं, और इफ नॉट मेड देन ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। इफ बैड डेट रिटर्न ऑफ देन इंश्योर ऑथराइजेशन। अगर बैड डेट, मतलब आप बोलो कि ठीक है भाई ये बैड डेट होगा, मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को मिलेगा ही नहीं, मुझे पता है, तो वो प्रॉपर ऑथराइजेशन से होना चाहिए। कि एक नॉर्मल क्लर्क या फिर अकाउंटेंट अपना ऐसे खुशी के लिए ऐसा नहीं बोल पाएगा कि भाई मैं इतना बैड डेट को राइट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। वो ऑब्वियसली जो प्रोपराइटर है या फिर जो भी मालिक है वो बोलेगा ना, ठीक है। तो हम लोग वैल्यूएशन में क्या करेंगे, एक तो प्रोसीजर ऑफ द मैनेजमेंट को एग्जामिन करो, फिर देखो कि डेटर्स अंडर लिटिगेशन कौन कौन है। अगर डेटर्स अंडर लिटिगेशन है तो देखो कि डाउटफुल डेट्स कौन कौन हो सकता है। अगर डाउटफुल डेट्स है तो देखो कि प्रोविजन प्रॉपर्ली मेड है कि नहीं, एक एक करके आना, ठीक है। पहले वो कि डेटर का प्रोसीजर, डेटर का जो वैल्यूएशन का मेथड है वो प्रॉपरली है क्या नहीं मैनेजमेंट की तरफ से। फिर देखो कि कोई भी डेटर अंडर लिटिगेशन है कि नहीं। अगर लिटिगेशन है तो वो डाउटफुल डेट पे कंसिडर किया गया है कि नहीं। अगर डाउटफुल डेट्स मेरा कंसिडर प्रॉपरली किया गया है तो उसका प्रोविजन भी प्रॉपरली होना चाहिए और रेट भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो मैनेजमेंट से कि भाई क्यों नहीं है। ये बैड डेट राइट ऑफ तो ऑब्वियसली इंश्योर ऑथराइज एंड कंपेयर करंट ईयर बैड डेट विद प्रीवियस ईयर, कि अचानक से बहुत जंप नहीं होना चाहिए, ठीक। अभी अभी आप ट्रेड रिसीवेबल का पढ़े कि इंटरनल कंट्रोल में मैं देखूंगा कि सेल बोनाफाइड है क्या नहीं, जो भी ऑथराइजेशन है वो प्रॉपर है क्या नहीं। फिर देखें कि भाई रिव्यू प्रॉपरली हो रहा है क्या नहीं। आप ये सारे मेनली देखें, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ लगा कि डेटा कुछ मतलब बहुत अलग लेवल का है, अगर आप लॉजिकली मतलब ऑडिट को पढ़ोगे ना तो ऐसा उतना लगेगा नहीं। एक्सिस्टेंस में क्या है कि डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लो, फिर रिव्यू प्रोसीजर, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करो कि भाई जो भी मेरा ट्रेन चल रहा है वो प्रॉपर है, या फिर अचानक से कोई जंप है क्या नहीं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। फिर एक इनवर्स दो बार रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, एजिंग रिपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए, रियलाइजेशन इनवर्स होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो मिनिमम फीफो तो होना ही चाहिए। और इफ द डॉटर डेटा बहुत टाइम से आउटस्टैंडिंग है तो उनसे भी आप जस्टिफिकेशन लो कि क्यों इतना दिन से आउटस्टैंडिंग है, और एग्जामिन केन मेमोस ऑन सैंपल बेसिस, ठीक है। वैल्यूएशन, एग्जामिन द प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ डेटर्स अंडर लिटिगेशन, आइडेंटिफाई द डाउटफुल डेट्स, the list of debtors under litigation, identify the doubtful debts. If identified, check whether provisions are made properly. If made, then ensure the rate is reasonable. If not made, then obtain written representation from management. If bad debt written off, then ensure authorization and compare current year bad debt with previous year. ठीक है। Check that restatement of foreign currency trade receivable in accordance with AS11. Check that related party transaction regarding receivables AS18. एजिंग शेड्यूल क्या है? अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड, ठीक है। ये सारे एजिंग शेड्यूल है, ठीक है, ये सारे आप देख लेना।
शैल बी सब क्लासिफाई एज सब, ठीक है ठीक है, ये सारे देखो, ये सारे हैं कि डिस्क्लोजर, ठीक है। इसमें पहले बात तो ऑब्वियसली जो भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन होगा तो ऑब्वियसली एस 11 के परव्यू में आएगा, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से होगा, ठीक है। डिस्क्लोजर में उतना ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्क्लोजर में समझने का सच कुछ नहीं है, ठीक है। ये डिस्क्लोजर का फॉर्मेट है कि ऐसे डिस्क्लोज होना चाहिए, ठीक है, कि ट्रेड रिसीवेबल सब क्लासिफाई होना चाहिए सिक्योर्ड कंसीडर गुड्स में, ये ट्रेड रिसीवेबल का एजिंग शेड्यूल है, ये वाला आप याद करके रखना, क्योंकि कुछ कुछ टाइम पे क्वेश्चंस पे आया है, ठीक है। तो डायरेक्ट यही पूछ लेता है, तो आप ऐसा होगा तो आप अगर प्रॉपरली याद रखोगे तो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। फिर डेज ड्यू बाय डायरेक्टर, ये अलग मतलब अलग से डिस्क्लोजर होना चाहिए, ठीक है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या है देखो, इन्वेंट्री हो गया, पीपीई हो गया, कैश हो गया, ये बहुत हद तक सेम सेम है, ठीक है। फिर जैसे संडी डेटर्स हो गया, मतलब संडी डेटर, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ट्रेड पेएबल हो गया, ये बहुत हद तक सेम सेम है, ठीक है। मैं इसीलिए क्या एक करके रखा हूं कि चैप्टर 5 का, ठीक है, एक सुपर समरी नोट में बनाने का कोशिश किया था, ठीक है, मतलब बनाया हूं ऑब्वियसली। ये इससे अगर आप पढ़ोगे तो मैं ऐसा सच नहीं बोलूंगा कि भाई पूरा ही सेम सेम है, बट ये क्या है, आप एग्जाम के वो करीब करीब कितना पेज का, 8-10 पेज के करीब होगा, ठीक है। उसमें क्या है कि मैं अपने तरफ से कोशिश किया हूं कि जो भी एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, जैसे इन्वेंट्री का है कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन हो, कैश का भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो, पीपी का भी फिजिकल वेरिफिकेशन, तो मैं कोशिश किया हूं कि उस सारे तीनों को एक क्लब करके एक ऐसा एक समरी बनाने का कोशिश किया हूं कि उसमें आपका एक रिवाइज भी हो जाएगा प्रॉपरली। ऑब्वियसली उसमें एक डिमांड है कि आप चैप्टर 5 मिनिमम पढ़े तो हो, एक बात तो एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, और आपका एक साथ बहुत ज्यादा चीजें रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा कोशिश किया हूं, तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो आराम से, ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं है, आप अच्छे से देख सकते हो, उसमें अच्छे से आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। इन्वेंट्री में एग्जिस्ट देखो, लॉजिकली पढ़ो, इन्वेंट्री भाई हम लोगों का ऐसे टच करने का, फील करने का चीज है, ठीक है। अगर ऐसा चीज है तो हम उसको एग्जामिन करेंगे कैसे, ठीक है। इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्टेन प्लान ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन और मैनेजमेंट, अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन, ऑब्टेन फिजिकल वेरिफिकेशन। पहले तो जो मैनेजमेंट है उनसे आप प्लान लो कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन कभी करेंगे, कैसे करेंगे, क्या नहीं। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करो, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट लो, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट को जो आप एक्चुअल में देखे, ठीक है, और इन्वेंट्री का जो रिकॉर्ड है, मतलब फैक्ट्री का भी जो रिकॉर्ड है उससे मैच करो, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस दिखा तो इनकर करो, और इंश्योर अमाउंट्स आर प्रॉपरली टैग्ड, प्रॉपर सुपरविजन बाय मैनेजर, मैनेजर प्रॉपर सुपरविजन दे रहा है, और इन्वेंट्री शुड नॉट इंक्लूड ऑब्सोलेट स्टॉक और थर्ड पार्टी स्टॉक, ठीक है। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस में क्या है, परफॉर्म एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, कंपेयर रेशियोस, जिसमें क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है। कंपेयर एक्चुअल फिगर विद बजटेड फिगर, ठीक है। परफॉर्म कट ऑफ प्रोसीजर टू इंश्योर दैट इन्वेंट्री इज ऑफ प्रॉपर पीरियड, ठीक है। रिकंसल करो फिजिकल काउंटिंग विद इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, ठीक है। चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, इन्वेंट्री ऑफ क्लाइंट हेल्ड विद थर्ड पार्टी शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। इन्वेंट्री ऑफ थर्ड पार्टी हेल्ड विद क्लाइंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, कंप्लीटनेस में क्या बोला गया है कि पहले तो आप एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करो कि भाई इन्वेंट्री टर्न मतलब कुछ कुछ रेशियोज देखो, ठीक है, रेशियो को कंपेयर करो, पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कंपेयर करो,
कि प्रीवियस ईयर फिगर में क्या था, अभी के फिगर में क्या है, और इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, की अचानक से इन्वेंट्री बढ़ तो नहीं गया टोटल एसेट में, ठीक है। कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करो कि भाई इसी साल की इन्वेंट्री इसी साल में है, ठीक है। फिजिकल काउंटिंग को इन्वेंट्री रिकॉर्ड से आप मैच करो, ठीक है, ये तो एग्जिस्टेंस में भी था। एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को कि भाई जितने का वैल्यू है उतने का ही दिखा रहे हो आप। इन्वेंट्री क्लाइंट, इन्वेंट्री ऑफ क्लाइंट हेल्ड विद थर्ड पार्टी शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। और इन्वेंट्री ऑफ थर्ड पार्टी हेल्ड विद क्लाइंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, मतलब अगर मेरा इन्वेंट्री दूसरे के पास है तो वो मेरा ही इन्वेंट्री है, ठीक है। और अगर दूसरे का इन्वेंट्री मेरे पास है तो भाई आपका ही इन्वेंट्री है, ठीक है। वैल्यूएशन अगले पेज पे है। राइट्स, राइट्स में क्या है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि भाई इनवॉइस हो, आप जो इन्वेंट्री परचेस की हो उसका इनवॉइस तो होएगा ही, दिखाओ मेरे को। अगर सेल की हो तो इन्वेंट्री क्या है तो उसका भी इनवॉइस दो, ठीक है। इनवॉइस वो एंटिटी के नाम पे होना चाहिए। कोलैटरल एग्रीमेंट को एग्जामिन करो, कंसाइनी एग्रीमेंट को एग्जामिन करो, इंश्योर द स्टेटस ऑफ कंसीडर्ड गुड्स, ठीक है। एंड इन केस ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी ऑब्टेन डिक्लेरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, ठीक है। एंड डिक्लेरेशन शुड बी मेड ऑन द लेटर हेड ऑफ थर्ड पार्टी एंड साइंड बाय ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है। ठीक है। In case of inventory held by third party, obtain declaration from third party and declaration should be made on the letterhead of third party and signed by authorized person. ठीक है। Disclosure में क्या है? Ensure whether mode of valuation has been stated for every class of inventory. ठीक है। Whether it has been properly classified कि raw material, WIP, finished goods, stock in trade ये properly classified है क्या नहीं। एंड अगर गुड्स इन ट्रांजिट है वो सेपरेटली डिस्क्लोज करो कि भाई गुड्स इन ट्रांजिट है, ठीक है। तो डिस्क्लोजर में क्या क्या है कि वैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, जो रॉ मेटेरियल है वो रॉ मेटेरियल, जो डब्ल्यूआईपी और डब्ल्यूआईपी जो फिनिश गुड्स है फिनिश गुड्स, ठीक है। और कुछ इन ट्रांजिट होगा तो डिस्क्लोजर सेपरेटली, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में कंसाइनी एग्रीमेंट, कलेक्टरल एग्रीमेंट, इनवॉइस, परचेस ऑर्डर, ये सारा प्रॉपर दे, ठीक है। इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस बोलो, मुझे नहीं पता, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप पॉज करो, इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस बोलो, कैसे देखोगे। हो गया। इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस देखोगे, प्लान ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑब्टेन करो फ्रॉम मैनेजमेंट, वो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करो, रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट देखो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स के साथ, अगर कुछ दिक्कत हुआ तो इंक्वायर करो। राइट्स कैसे देखोगे, इनवॉइस देखो, कोलेटरल एग्रीमेंट देखो, हेन देखो, टेन देखो, वो कंप्लीट है। राइस पे भी एनालिटिकल, राइस पे, हाँ राइस पे ये सारे। फिर कंप्यूटर्स में क्या, परफॉर्म एआरपी, ठीक है। कंपेयर वो तो हो गया। फिर कट ऑफ प्रोसीजर, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मेरा अगर इन्वेंट्री है अगर दूसरे पास है तो मेरा इन्वेंट्री है, अगर मेरे पास है दूसरे का इन्वेंट्री है तो उसका इन्वेंट्री है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, देखो वैल्यूएशन इन इन्वेंट्री में ना ये जो तीन तिगारा काम बिगड़ रही, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे पहला स्टेज तो पहला तो सही में ही है, ठीक है, कि ascertain the elements of cost, ascertain the elements of cost, ascertain the elements of cost, कि कौन कौन सा कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड होगा, वो आप कर लिए, ये आप कर लिए, ओके। रॉ मटेरियल में और क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंप्लीमेंटेड है या नहीं, अगर है तो वेरिएंस कैसे एनालाइज होता है। इन केस ऑफ डैमेज व ऑब्सोलेट इन्वेंट्री, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे ही वैल्यू होना चाहिए, AS2। को इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और टेस्ट टेस्ट चेक कॉस्ट प्राइस, मतलब जो भी आप इन्वेंट्री का रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्राइस दिखाए हो तो भाई मेरे को उसका 25 इनवॉइस दिखाओ, अगर 25 इनवॉइस से मैच नहीं हुआ तो आप स्वाहो, तब तो गलती है। डब्ल्यूआईपी में एक है कि वेरियस स्टेजेस होता है डब्ल्यूआईपी, तो उसका आप एसर्टेन करो कि वो मेजर कैसे होता है, ठीक है।
ठीक है, या फिर उसमें अगर कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ तो वो मेजर कैसे करोगे, वो आप एसर्टेन करो। ओके, इंश्योर दैट मटेरियल कॉस्ट एक्सेस एबनॉर्मल वेस्टेज फैक्टर्स, कि डब्ल्यू में ऑब्वियसली आप अगर कॉस्टिंग पढ़े होगे तो आप एक चीज देखे होगे, पता नहीं प्रोसेस कॉस्टिंग अभी आप लोगों के चैप्टर्स में है क्या नहीं, तो आप आप देखे होगे कि जो डब्ल्यू का हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं ना, तो नॉर्मल वेस्टेज तो उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल वेस्टेज के लिए अलग से उसका बनाया जाता है कि एबनॉर्मल वेस्टेज अलग है, ठीक है, उसमें कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। तो यही है, इंश्योर दैट ओवरहेड्स इंक्लूडेड आर फिनिश गुड्स में क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट देख लो, इंश्योर दैट ओवरहेड्स इंक्लूडेड हैव बीन डिटरमाइंड ऑन नॉर्मल बेसिस, कि जो भी आप ओवरहेड इंक्लूड कर रहे हो वो नॉर्मल बेसिस पे डिटरमाइन किया गया है, ठीक है। अगर एनआरवी इज लोअर देन कॉस्ट देन इट मस्ट बी वैल्यू एट एनआरवी, ठीक है, एंड इफ रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी इंक्लूडेड इन फिनिश गुड्स इट मस्ट बी रिटन ऑफ, ठीक है, अगर रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स में इंक्लूडेड हो तो ये राइट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। अभी स्टार्ट होगा पीपी, तो मुझे लगता है ये कितने टाइम का हुआ था, 26 मिनट ही है, अभी तो बहुत है, आराम से करेंगे। ठीक है, पता है क्या है, अगर आप इसको ना, मतलब इसका नाम क्या है, फाइनेंशियल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप अगर थोड़ा सा एक बार पढ़ लो, ठीक है, उस और उसको थोड़ा सा समझने का, प्रैक्टिकली समझने का ट्राई करो ना, आप क्यों पकड़ पाओगे, यूं, कैसे, क्यों। लेकिन मेन बात तो ये, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा, बस, आपको फिर ये दिक्कत देगा ही नहीं। और मैं जैसे अब बना के दिया हूं ना, अगर आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है, ऐसे चार्ट्स हो गए ये सब, आपका तो ऐसा फटाफट होगा, तो आप तो बोलोगे ओए 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 ओए, क्या चैप्टर है ऐसा, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ो, और आपको अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, आप कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। ये हो गया चैप्टर नंबर 5 का, ये हम लोग अभी तक क्या क्या किए, डेटस कर दिए, इन्वेंट्री कर दिए, ठीक है, एसेशन देख लिए, और क्या करेंगे, पीपीई। पीपीई में अच्छा, लॉजिकली सोचो, इन्वेंट्री एक टच एंड फील का सब्जेक्ट था, ठीक है, पीपीपी तो टच एंड फील का सब्जेक्ट है, तो आपको नहीं लगता है कि एग्जिस्टेंस उसका लगभग लगभग सेम ही होगा, क्या लगता है आपको, देखते, कैश का क्या लगता है, कैश भी तो टच एंड फील का सब्जेक्ट है। ए समरी नोट्स, चैप्टर 5 का समरी नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। पीपी, पीपी पीपी हम लोग कभी एज एन एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे, वी नीड इज सर्टेन दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी, इकोनॉमिक जो बेनिफिट है वो आएगा एंटिटी के पास, और कॉस्ट रिलायबली मेजर किया जा सकता है, ठीक है। पीपी में कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड होगा, कॉस्ट में acquisition cost, import duty, purchase tax, cost to bring the asset to the location, cost to put asset into operation, मतलब एसेट ऐसे फेंक देने से ही तो वो बहुत बहुत ऐसे मशीनरी होता है कि उसमें थोड़ा बहुत मतलब इंजीनियर्स का वक्त लगता है कि उसको चालू करने में, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, कि भाई जब भी वो खराब हो जाएगा तभी उसका जो कॉस्ट होगा कि भाई उसको सही करने मतलब तोड़ फोड़ के फिर से खोलने का, तो उसका और डिस्काउंट तो माइनस हो गई। और एक्सक्लूड क्या क्या, ऑपरेटिंग न्यू फैसिलिटी, कि भाई आप जब तक न्यू मतलब जब तक वो मशीनरी रेडी हो रहा है तब तक अगर कोई आप न्यू फैसिलिटी हो तो वो थोड़ी मशीनरी के कॉस्ट आएगा। प्रमोशन या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये भी नहीं होगा कि प्रमोशन अगर आप करोगे या फिर एडवर्टाइज, वो क्यों मशीनरी का कॉस्ट होगा, ये भी बात सही है। जनरल एंड एडमिन ओवरहेड्स, कि भाई जो भी जनरल और एडमिन ओवरहेड्स है वो क्यों होगा, आपको मशीन और कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है।
इसलिए विच आर इन रेवेन्यू नेचर बट शुड बी कैपिटलाइज। हाँ, अगर मशीनरी इंस्टॉल करने में कोई वेज लगा तो ऑब्वियसली वो कैपिटलाइज होना चाहिए। फिर इनवर्ड मेजर अगर रिपेयर हुआ तो बोरिंग कॉस्ट तो ऑब्वियसली होगा, एंड लीगल एक्सपेंस ऑन परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, ये सारे तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, तो इसलिए मैं और ज्यादा इनको नहीं कर रहा हूँ। ये इंटेंजिबल एसेट आ गया। अगर आप अच्छे से पढ़ो ना, ऐसा सच कोई दिक्कत वाली चीज है नहीं। बस मेन बात है आपको ए, ठीक। एग्जीक्यूशन में वही फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करो, रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट को चेक करो पीपी रजिस्टर से, और अगर डिस्क्रिपेंसी हो तो डायरेक्ट बात करो भैया कि भाई दिक्कत कैसे है। समझी? कंप्लीटनेस, वेरीफाई द मूवमेंट इन पीपीई शेड्यूल। वेरीफाई द मूवमेंट इन पीपीई शेड्यूल। जैसे कि पीपी शेड्यूल मतलब क्या कि ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो आप जैसे दिखा है ओपनिंग तो दिख गया, ठीक है भाई, ओपनिंग जो है सो है। परचेस कियो तो उसका इन्वेंटरी दो, और परचेस कियो इन्वेंटरी क्या उसका इनवर्स, और परचेस कियो तो उसका मशीनरी दिखाओ कि हाँ भाई इतना परचेस किए हम। अगर सोल्ड है मतलब सेल किए हो तो उसका दिखाओ भाई सेल किए हम या अभी नहीं है, दिखाओ भाई। तो क्लोजिंग इतना है। वेरीफाई द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इस मतलब एस्ट, जो भी आप एडिशन किए हो वो ऑब्वियसली जो आप अभी पढ़े ना कि कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा नहीं include होगा, उस हिसाब से होना चाहिए एज पर एज टेन। वेरीफाई वेदर द पीपी अकाउंट जो भी आप पीपी लिए हो वो अप्रूव बाई ऑथराइज पर्सनल है कि नहीं। वेरीफाई वेदर इंटरनल प्रोसेस मतलब कोटेशन टेंडर ये सारे आप इशू किए हो बिफोर परचेसिंग द मशीनरी। ठीक है, अब ये सब में काम नहीं आता है। इंश्योर दैट डे टू डे इनवॉइसेस नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एनी आइटम। ऑब्वियसली जब भी आप एज टेन के हिसाब से आप कॉस्ट बनाओगे तो वो सारे इनवॉइस इंक्लूड होगा ही नहीं। ये एडिशन के हिसाब से। एडिशन के लिए डिलीशन में आप क्या देखोगे कि चेक वेदर द डिलीशन ऑफ पीपी हैव बीन अप्रूव्ड बाय ऑथराइज्ड पर्सनल। इंटरनल प्रोसेस एडिशन और डिलीशन में लगभग लगभग सेम ही है। ठीक है, अंडरस्टैंड मैनेजमेंट रीजन की भाई क्यों सेल कर रहे हो आप, और वेरीफाई दैट मैनेजमेंट हैज एक्यूरेटली रिकॉर्डेड द डिलीशन कि भाई आप जितना आप बेचे हो वो प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है कि नहीं। वेरीफाई दैट डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल एसेट, assess the method of depreciation and check whether management has done impairment assessment। ठीक है, as per AS 28। ठीक है, impairment assessment ऑलरेडी हुआ है as per AS 28। ठीक है, मूवेबल एसेट में परचेस इनवॉइस, इमूवेबल एसेट में टाइटल डीड। ठीक है, शुड बी इन द नेम ऑफ द एंटिटी। इफ द टाइटल डीड्स आर विथ लेंडर एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, ऑप्टिन अगर टाइटल डीड जैसे सोच लो कि आप मॉर्गेज लोन लिए हो, ठीक है, और आपका जो भी प्रॉपर्टी है उसका आप टाइटल डीड बैंक के पास दिए हो, तो बैंक से कंफर्मेशन लो कि हाँ भाई मेरे पास टाइटल डीड है, दैट द लेंडर इज होल्डिंग द डीड ऑफ द क्लाइंट। एंड वेरीफाई द रजिस्टर ऑफ चार्जेस कि भाई वो चार्जेस को रजिस्टर मतलब जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस है तो वो उसको वेरीफाई करो कि जो भी पीपी है उसमें कोई चार्जेस क्रिएट है क्या नहीं। शुड बी डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट्स। ठीक है, एंड डिस्क्लोजर में क्या है, इंश्योर वेदर ऑल आइटम्स ऑफ पीपी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज एज लैंड बिल्डिंग प्लांट ऑफ मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्चर्स व्हीकल ऑफिस इक्विपमेंट अदर्स। ठीक है, इंश्योर द एंटिटी हैड डिस्क्लोज्ड एसेट्स अंडर लीज सेपरेटली अंडर ईच क्लास ऑफ एसेट्स। ठीक है, whether sums have been written off on reduction of share capital, revaluation of assets, or sums have been added on revaluation of assets। ठीक है, कि मतलब ऐसा देखो कि भाई कोई भी राइट ऑफ हुआ है क्या कि डिडक्शन ऑफ शेयर के या फिर रिवैल्यूएशन में कोई भी अमाउंट राइट ऑफ हुआ है कि नहीं। ठीक है, तभी आप डिस्क्लोज करो कि भाई मेरा ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है इसलिए मेरा राइट ऑफ हुआ है,
और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हुआ है इसलिए मेरा राइट ऑफ हुआ है, और सम्स हैव बीन एडेड ऑन कि भाई रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हुआ है तो मेरा पैसा, मतलब मेरा पीपी का वैल्यू बढ़ गया है, ठीक है। और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, देन एवरी बैलेंस शीट नोट सेल्फ स्टेट। तो बैलेंस शीट और नोट्स में क्या बोलना चाहिए कि बैलेंस शीट बोलना चाहिए कि इंक्रीज फिगर और रिड्यूस फिगर, ऑब्वियसली वो तो हाईलाइट हो गई। और नोट्स टू अकाउंट्स क्या अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज और विद डेट ऑफ डेट देयर ऑफ, मतलब कब कौन से दिन से वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 5 years, ठीक है, रिवैल्यूएशन अगर होगा तो। ठीक ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना तक ही सही है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इंटेंजिबल एसेट होगा, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर लोन एडवांसेस, 2 दिन में एसेट खत्म, थर्ड दिन में ऐसे करते करते, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। अभी तक कितना हुआ, इन्वेंटरी नहीं, पीपी, पीपी तक हुआ है, ठीक है। तो आज क्या क्या हुआ, कैश हुआ है, एसेशंस हुए, कैश ट्रेड रिसीवेबल हुआ है, कैश हुआ है, और पीपी हुआ है, ठीक है। अगले दिन जो भी होगा, अगले दिन उसके बाद वाला होगा, फिर लाइबिलिटीज में आएंगे, ठीक है। और सेल परचेस ये सारे में एक दिन में, सेल परचेस तो मैं ऐसा बनाया हूं ना, वो आपका मजा आ जाएगा, ठीक है। बाई। क्योंकि मुझे लगता है ना कि एक दिन में इतना ज्यादा लाइक छोटा छोटा वीडियो करेंगे तो अच्छे से आप लोग समझ भी पाओगे। बाई। फॉलो कर लो टेलीग्राम चैनल को।